तो देखो यार, अब हम समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया 9 प्रकार के होते हैं। पहला, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा, वैद्युत अपघटन। चौथा, विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। छठा, अवक्षेपण अभिक्रिया। सातवां, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आठवां, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और नौवां, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो अब हम एक एक करके इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया को। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि C+O2 इक्वल टू CO2। इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो दोनों तत्व है जो कि मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब हम एक और उदाहरण को देख लेते हैं। CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH2। इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड और पानी है वो दोनों यौगिक है जो कि मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भखरा चूना भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम दूसरे प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं, जो कि है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु आपस में टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक की रचना करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को ताप में गर्म करने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो चलिए अब हम तीसरे प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं, जो कि है वैद्युत अपघटन। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा के द्वारा वियोजन या अपघटन होता है, उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे कि जब हम सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा पास कराते हैं तो वह सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है। तो चलिए अब हम चौथे प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं, जो कि है विस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जब हम लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो लोहा सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जो लोहा होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होते हैं। तो चलिए अब हम पांचवें प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं, जो कि है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया होती है तो जो बेरियम है वो सोडियम की जगह ले लेता है और जो सोडियम है वह बेरियम की जगह ले लेता है, क्योंकि जो बेरियम है वह सोडियम से अधिक क्रियाशील है। इसके कारण जो यौगिक बनते हैं वो है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो चलिए अब हम छठे प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं, जो कि है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया होती है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है और जो सिल्वर क्लोराइड है वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम सातवें प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं, जो कि है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। इसमें जो HCl है वो अम्ल है और जो NaOH है वो भस्म है और जो NaCl है वो लवण है। तो चलिए अब हम आठवें प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं, जो कि है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तब वह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण भी है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो चलिए अब हम नौवें प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं, जो कि है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो हमेशा एक साथ होती है उसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखो यार, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में दो शब्द हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण। तो अब हम इन दोनों को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया को। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को अपचयन भी कहा जाता है। जैसे कि कार्बन को हवा में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक उसी तरह जब गंधक को हवा में जलाया जाता है तब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है।
तो इन दोनों अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, क्योंकि इससे पहले कार्बन और सल्फर के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद दोनों के पास ऑक्सीजन है। तो अब हम समझते हैं अवकरण अभिक्रिया को। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण को अपचयन भी कहा जाता है। जैसे कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो पानी बनता है। तो इस प्रकार अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है, क्योंकि पहले 2 ऑक्सीजन था और अब 1 ऑक्सीजन है। तो अब हम एक उदाहरण के द्वारा ऑक्सीकरण और अवकरण को समझ लेते हैं। तो जब क्यूपरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है तो कॉपर और जल बनता है। तो पहले कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो अभिक्रिया के बाद हट चुका है, मतलब कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर अवकरण हुआ है। और पहले जो हाइड्रोजन है उस पर अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन आ चुका है, मतलब कि ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के क्या प्रभाव है। तो हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के मुख्यतः 4 प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला, भोजन का पचना। दूसरा, भोजन का दुर्गंधित होना। तीसरा, संक्षारण। और चौथा, दहन की क्रिया। तो हम एक एक करके इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं भोजन का पचना। तो देखो यार, हम जो भी खाना खाते हैं वो अपघटित होकर ग्लूकोज बन जाता है, और जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर आ जाता है, और जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर के ताप को मेंटेन करके रखता है। तो अब हम समझते हैं भोजन का दुर्गंधित होना को। तो जब हम भोजन को खुली हवा में लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो भोजन से दुर्गंध आने लगती है, क्योंकि भोजन में जो वसा और तेल होता है वो हवा के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण भोजन से गंध आने लगती है और उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो आपने ये तो समझ लिया कि भोजन खराब कैसे होता है, लेकिन कुछ उपाय के द्वारा भोजन को खराब होने से रोका जा सकता है। पहला, वसायुक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट मिला देने से भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है। दूसरा, भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भी ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। और तीसरा, भोजन को वायुरोध बर्तनों में रखकर भी ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। तो अब हम समझते हैं संक्षारण को। तो धातु के सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षरण होना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे कि तांबे पर हरे रंग का परत बैठ जाना, चांदी पर काले रंग का परत बैठ जाना, ये दोनों उदाहरण संक्षारण के हैं। और अगर हम बात करें लोहे की, तो जब हम लोहे को खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो उस पर भूरे रंग की परत आ जाती है, जिसे जंग लगना या लोहे का संक्षारण भी कहते हैं। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि जो संक्षारण है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो संक्षारण के कारण काफ़ी मात्रा में कार, बस, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज और जो लोहे से बने हुए वस्तु होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिसके कारण काफ़ी मात्रा में लोहे का नुकसान हो जाता है। और इसी तरह से चांदी और तांबा भी खराब हो जाता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि संक्षारण को रोकने के क्या क्या उपाय है। पहला, लोहे की सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर। क्योंकि देखो यार, अगर लोहे की सतह पर तेल या ग्रीस लगा देंगे तो लोहा डायरेक्ट वातावरण के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिस कारण से लोहे पर जंग नहीं लगेगा और लोहा खराब नहीं होगा। दूसरा, लोहे पर रंग की परत चढ़ाकर। आपने देखा होगा कि जितने भी लोहे से बनी हुई वस्तु होती है उस पर रंग चढ़ाया होता है, जैसे कि कार, बस, ट्रेन, खिड़की, ग्रिल इत्यादि। इसी तरह हम चांदी को बाहरी वातावरण से दूर रखकर नियमित सफाई करके संक्षारण से बचा सकते हैं। और तांबा को हम बेकिंग सोडा और नमक का पेस्ट बनाकर नियमित सफाई करके संक्षारण से बचा सकते हैं। तो अब हम समझते हैं दहन की क्रिया को। तो देखो यार, हमारे दैनिक जीवन में दहन की कई क्रियाएं देखने को मिलती है, जैसे कि जलावन के रूप में लकड़ी, कोयला, केरोसिन तेल, द्रवित पेट्रोलियम गैस इत्यादि। इन सभी पदार्थों के जलने में ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया होती है। तो दहन को अच्छे से समझने के लिए हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, वो है दहन और ज्वाला। तो सबसे पहले हम समझते हैं दहन को। तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, और जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। जैसे कि कार्बन को हवा में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और इसमें ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होते हैं। अब देखो यार, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो जलते हैं और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो नहीं जलते हैं। तो दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं, जैसे कि लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, पेट्रोल इत्यादि।
और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो नहीं जलते हैं, उसे अदहनशील या अज्वलनशील कहते हैं, जैसे कि ईंट, पत्थर, बालू इत्यादि। तो अब हम समझ लेते हैं कि दहन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। तो दहन की क्रिया के लिए 3 शर्तें आवश्यक हैं। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति। और तीसरा, ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो अब हम समझते हैं कि ज्वलन ताप क्या होता है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू हो जाए उसे ज्वलन ताप कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और बात याद रखनी है कि कोयला का ज्वलन ताप सबसे अधिक होता है और पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। तो अब हम समझ लेते हैं ज्वाला को। तो ज्वाला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलते हैं। अब देखो यार, ज्वाला को अच्छे से समझने के लिए हम एक जल रही मोमबत्ती का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मोमबत्ती की ज्वाला में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला, केंद्रीय मंडल। दूसरा, प्रकाशमान मंडल। और तीसरा, प्रकाशहीन मंडल। तो जो केंद्रीय मंडल है वो नीला होता है। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। यह बत्ती को घेरे रहता है और इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। और जो प्रकाशमान मंडल है उसमें से पीला प्रकाश निकलता है और इसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होने के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है और इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। और जो प्रकाशहीन मंडल है वो ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है। तो अब हम समझते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस को। तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस को इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। इसे शॉर्टकट में एलपीजी भी कहा जाता है। तो जो एलपीजी है वह ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण रहता है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। अब देखो यार, जब गैस सिलेंडर से गैस निकलते रहता है तब हमें पता चल जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो जो एलपीजी की सिलेंडर होती है उसमें एथिल मार्केप्टन नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है, जिससे गैस का रिसाव होने पर हमें पता चल जाता है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि क्लास 10th की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।